आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज। हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, उनका सोशल थॉट क्या था और उनका पॉलिटिकल थॉट क्या था। सोशल सिस्टम की तरफ, समाज की तरफ उनके क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स की तरफ उनके क्या विचार थे, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती का सोशल और पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन। तो जब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करता हूँ, इनका जन्म जो है वो 1824 में होता है और इनकी मृत्यु जो है वो 1883 में हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और थिंकर थे। सोशल रिफॉर्मर मतलब हो गया कि जो उस वक्त हमारी सोसाइटी थी उसके अंदर वो चेंजेस लाना चाहते थे। जो उस वक्त हमारा रिलीजन था उसके अंदर वो चेंजेस लाना चाहते थे। जो उस वक्त हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अंदर वो चेंजेस लाना चाहते थे। तो रिफॉर्मर का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस लाना और उसको बदल देना, उसको हम रिफॉर्म बोलते हैं। तो वो एक रिफॉर्मर थे, लेकिन ये कहा जाता है कि रिफॉर्मर से ज़्यादा वो एक रिवाइवलिस्ट भी थे। रिवाइवलिस्ट का मतलब हुआ कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, वो उस सिस्टम को रिवाइव करना चाहते थे। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर आज से हम 3000 साल या 3500 साल पहले चले जाएं, उस वक्त हमारी सोसाइटी जो है वो बड़ी प्रोग्रेसिव हुआ करती थी। वहाँ पे वुमेन्स के पास एजुकेशन थी, वहाँ पे कोई सती सिस्टम नहीं था, वहाँ पे कोई इवल्स नहीं थी समाज के अंदर, समाज बड़े अच्छे से रहता था, वहाँ पे हर किसी के पास इक्वालिटी थी। तो उस टाइम का जो सिस्टम है उस सिस्टम को वो वापिस लाना चाहते थे, उसको रिवाइव करना चाहते थे। तो इसलिए वो एक रिवाइवलिस्ट भी थे। उसके बाद लिबरेट हिंदू सोसाइटी, वो जो हमारी हिंदू सोसाइटी थी ना उसको लिबरेट करना चाहते थे, उसको आज़ाद करना चाहते थे। लेकिन वो लिबरेट कहाँ से करना चाहते थे? तो जो हमारा समाज था, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी बुराइयाँ थी, ऐसी इवल प्रैक्टिसेस थी जो कि मोरालिटी के अगेंस्ट थी, जो कि अनएथिकल थी। जैसे कि वहाँ पे सती सिस्टम था, जैसे कि वहाँ पे रिलीजन के अंदर ब्लाइंड फेथ्स हुआ करते थे, जैसे कि वहाँ पे अंधाधुन विश्वास चलता था, काला जादू चलता था, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, लोग अनटचेबिलिटी करते थे। तो इस तरह का जो उस वक्त सिस्टम था हमारा, उसके अंदर काफ़ी सारी बुराइयां आ चुकी थी। हमारा समाज जो है वो कई सारी बुराइयों के अंदर जकड़ चुका था। इसलिए उस समाज को वो लिबरेट करना चाहते हैं, उसको आज़ाद करना चाहते हैं, उसको फ्री करना चाहते हैं। सिंपल मैं कहूँ तो उन बुराइयों को वो खत्म करना चाहते थे। उसी के साथ साथ रिवाइव पास्ट ग्लोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया वो एक रिवाइवलिस्ट भी थे। मतलब कि जो हमारा पास्ट था, जो आज से 3000 साल पहले का इंडिया था, जो आज से 3500 साल पहले का इंडिया था, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का इंडिया था, उस इंडिया को वो रिवाइव करना चाहते थे। क्योंकि उस इंडिया के अंदर क्या होता था, उस हिंदुस्तान के अंदर क्या था, वहाँ पे कोई बुराई नहीं थी, वुमेन्स के पास एजुकेशन थी, वुमेन्स की सिचुएशन इंप्रूव्ड थी, और उसी के साथ साथ हर किसी के पास इक्वालिटी थी, हर कोई मज़े से रहता था, हर कोई जो है बराबरी से रहता था, हर किसी के पास हक था। किसी के वहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी नहीं था, वहाँ पे किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होती थी। तो उस भारत में वो वापस जाना चाहते थे, उस भारत को वो वापस लाना चाहते थे, उस इंडिया को वो जो है रिवाइव करना चाहते थे। इसलिए वो रिवाइवलिस्ट थे और वो हिंदुस्तान की पास्ट ग्लोरी को जो है रिवाइव करना चाहते हैं। उसी के बाद वो एक वैदिक स्कॉलर भी थे। वैदिक स्कॉलर का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर वेदास है उनको वो पढ़ते थे, उनका वो नॉलेज रखते थे, उनको उन्होंने पढ़ा था। तो वैदिक स्कॉलर का मतलब हो गया कि वेदास की अच्छी खासी नॉलेज थी उनको। जो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सब वेदास की उनको नॉलेज थी। हिंदुस्तान के हिंदुइज्म रिलीजन के अंदर जो हमारे उपनिषद है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों की उनको नॉलेज थी, इसलिए उनको वैदिक स्कॉलर कहा जाता है। जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस का एक स्कॉलर हूँ। पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज रखता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। सिमिलर केस जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का भी था, वो भी एक वैदिक स्कॉलर थे। उसके बाद वो अगेंस्ट आइडल्ट्री। आइडल्ट्री का मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, आइडलेटरी का मतलब होता है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो कहते थे कि
हमारे जो हिंदुइज्म धर्म के अंदर मूर्ति पूजा होती है, हम जो है सिंबल वर्शिप करते हैं, भगवान का एक फोटो ले आते हैं, उसको पूजते रहते हैं, एक पत्थर को पूजते रहते हैं। तो ये जो सिंबल वर्शिप है, ये जो मूर्ति पूजा है, वो नहीं होनी चाहिए। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और साथ ही साथ वो पॉलीथीज्म के भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे भगवान हैं, वो बहुत सारे भगवान के कंसेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये जो बहुत सारे भगवान हैं, इससे जो है समाज के अंदर डाइवर्जेंस पैदा होती है, समाज के अंदर जो है लोग बंट जाते हैं और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं वैष्णो देवी का भक्त हूँ, मैं वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, तो मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मीट नहीं खाता हूँ। कोई काली माता का भक्त है तो वो चिकन खाता है, कोई जो है वो राम भगवान का भक्त है। तो ये जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भगवान को पूजते हैं एक ही धर्म के अंदर, तो उससे क्या होता है? वो कहते हैं कि मैं जो है वो वैष्णो देवी का भक्त हूँ, वो कहता है मैं राम का भक्त हूँ, तो उनके बीच ही टकराव स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे फर्दर जो है डाइवर्जन होती है, सोसाइटी की डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। तो वो मल्टीपल गॉड्स के कंसेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे एक ही भगवान है और वो फॉर्मलेस है, एक ऐसा भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, तो हमारे यहाँ एक ही भगवान है। तो उसकी वो बात करते थे। वो मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे, वो बहुत सारे गॉड्स के भी खिलाफ थे, और वो वन फॉर्मलेस गॉड की बात करते थे। उसके बाद इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीफेरियस फेथ्स। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ हमारे धर्म के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट हो गए थे, बहुत सारे भगवान हो गए थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग भगवानों को पूजते थे। और उसके बाद बहुत सारे और भी सेक्ट यहाँ पे आ चुके थे, फेथ्स यहाँ पे आ चुके थे, सूफी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, इस्लाम यहाँ पे आ गया था, इस्लाम के अंदर भी कई डाइवर्जन्स हो गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ बुद्धिज्म आ चुका था, जैनिज्म आ चुका था, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, यहाँ पे जेरस्टोनिज्म आ चुका था। तो बहुत सारे जो है फेथ्स हो गए थे, बहुत सारे रिलीजन हो गए थे। समाज जो है वो अलग अलग फेथ्स में बट गया था। और खास करके वो हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं, हिंदू सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस हो गए थे, बहुत सारे फेथ्स हो गए थे, अलग अलग लोग अलग अलग फेथ को फॉलो करते थे। तो ये जो अलग अलग फेथ्स में हमारी सोसाइटी बटी हुई थी, खास करके हिंदू सोसाइटी, वो उसको यूनाइट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसको यूनाइट करना होगा। तो उसको यूनाइट करने के लिए वो आर्य समाज को फाउंड करते हैं 1875 में। क्या करते हैं? हमारा समाज जो अलग अलग फेथ्स में बटा हुआ था, अलग अलग रिलीजन्स में बटा हुआ था, उसको वो यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। उसको यूनाइट करने के लिए वो अपनी एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, एक अपनी संस्था खोलते हैं, और उस संस्था का नाम, उस रिलीजियस मूवमेंट का नाम वो आर्य समाज रखते हैं। और उस आर्य समाज को वो 1875 में जो है वो फाउंड करते हैं। इसको फाउंड करने का क्या मकसद था? सबसे पहले हमारी सोसाइटी को यूनाइट करना है, जो कि मल्टीफेरियस फेथ्स में बटी हुई है। उसके बाद रिटर्न टू वेदास, हमें वेदास का जो टाइम था वहां पे वापिस जाना है। हमें वेदास के अंदर जो लिखा गया है उस चीज को फॉलो करना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड था, मतलब आज से 3500 साल पहले का हिंदुस्तान, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, वहां पे कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी, वुमेन्स के पास एजुकेशन थी, वुमेन जो है, कोई सती सिस्टम नहीं था, कोई विडो रीमैरिज नहीं थी। तो वो उस चीज की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें उस पीरियड में वापस जाना है, और उसी लिए वो आर्य समाज को ओपन करते हैं और वो वैदिक टीचिंग्स देते हैं, वो वेदास की नॉलेज देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा पास्ट, हमारा पहले का हिंदुस्तान कितना बेहतर था। उसके बाद सेंटिमेंट्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये जो आर्य समाज था, इसके तहत वो अलग अलग लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं भी पैदा करते हैं। वो लोगों के अंदर देशभक्ति का जुनून पैदा करते हैं, वो लोगों को देशभक्ति के प्रति जो है वो जागरूक करते हैं। और इसलिए एक सेंस ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ पैट्रियोटिज्म आर्य समाज जो है पैदा करता है, जिससे हमारे देश के अंदर लोगों के बीच आज़ादी की भूख पैदा हो जाती है, और फिर वो अंग्रेजों को भगा देते हैं, अंग्रेजों से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है डीएवी कॉलेज। उन्होंने एक डीएवी स्कूल्स ओपन किए, कॉलेजेस ओपन किए। डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस का क्या मतलब है? डीएवी की फुल फॉर्म होती है दयानंद सरस्वती एंग्लो इंडियन स्कूल्स या फिर कॉलेजेस। तो इसके अंदर जो है वो वेदास का नॉलेज दिया जाता था, किस तरह से बताया जाता था कि हमारा भारत कितना महान था। उसके बाद इसके अंदर आता है एजुकेशनल वर्क्स। बहुत सारे एजुकेशनल वर्क्स जो है वो आर्य समाज के थ्रू करते थे, जैसे डीएवी स्कूल्स उन्होंने ओपन किए, और भी बहुत सारे एजुकेशन के अंदर उन्होंने काम किए, रिफॉर्म्स लाए। तो ये सब जो है वो आर्य समाज
काम करता है, इसलिए आर्य समाज को वो ओपन करते हैं। और उसी के साथ साथ उनकी एक बुक थी जो कि काफी फेमस बुक हुई, उस बुक का नाम था सत्यरथ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती की एक बहुत मशहूर किताब थी जिसका नाम था सत्यरथ प्रकाश। अरे तो ये सब इंट्रोडक्शन आ गई स्वामी दयानंद सरस्वती की। उसके बाद हम उनके सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस करेंगे। तो जब हम उनके सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज की बात करते हैं, हम उनके सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज के अंदर सबसे पहले सोशल आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं। सोशल आइडियाज के अंदर हम देखेंगे कि उनके सोसाइटी के रिलेटेड क्या आइडियाज थे, उनके सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के आइडियाज थे, एजुकेशन को लेकर के आइडियाज थे। तो ये सब आइडियाज हम उनके डिस्कस करेंगे। तो उनके हमें सोशल आइडियाज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, राइट। तो जब मैं उस वक्त की सोसाइटी की बात करता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 18वीं सदी का समाज जो है वो डीजनरेटेड समाज था। वहां पे कई सारी बुराइयां थी, वुमेन्स की कंडीशंस डेरोगेटरी थी। उस वक्त जो है वो बहुत सारे सोशल इवल्स थी, जैसे सती सिस्टम था, विडोज का रीमैरिज नहीं होता था। उसके बाद कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो गया था, रिलीजन को बड़ा रॉन्गली इंटरप्रेट किया जाता था। जो रिलीजन के अंदर ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया हुआ था ताकि इनका फायदा हो जाए, अपर क्लास का फायदा हो जाए, और इसके अंदर ये लोअर कास्ट को बिल्कुल जो है सप्रेस कर रहे थे। उसके बाद चाइल्ड मैरिज उस वक्त होती थी, छोटी छोटी बच्चियों की शादी करवा दी जाती थी। कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम काफी रिजिड था और उससे जो है अनटचेबिलिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो इस तरह की हमारी उस वक्त सोसाइटी थी। तो जब मैं सोशल आइडियाज की बात करता हूं, सबसे पहले वो स्ट्रेस ऑन एजुकेशन की बात करते हैं। सोशल आइडियाज के अंदर सबसे पहले वो एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते थे, उनका एजुकेशन के बारे में क्या आइडिया था। तो मैं उस वक्त की सोसाइटी की बात करता हूं ना, उस वक्त वुमेन्स के पास एजुकेशन थी ही नहीं। एक समाज के अंदर 50% वुमेन्स होती हैं और उनके पास एजुकेशन ही नहीं है। तो मान लो कि पूरे समाज का आधा वर्ग जो है वो उसको इग्नोर कर दिया जाता था, उसको एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो वुमेन्स के पास एजुकेशन नहीं होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन नॉट सूटेबल। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, जो यूरोप की एजुकेशन है या जो वेस्ट की एजुकेशन है, वो हिंदुस्तान के लिए सूटेबल नहीं है, इंडिया की सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। जिस तरह का इंडिया का समाज है वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन सूटेबल नहीं है। तो जब वेस्टर्न एजुकेशन भी सूटेबल नहीं है, उस वक्त की एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी, तो फिर कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए जो अच्छी हो? तो उसके लिए वो एक गुरुकुल सिस्टम देते हैं। क्या करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती अपना एक गुरुकुल सिस्टम देते हैं एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को इंपोर्ट करवाने के लिए, कि किस तरह की शिक्षा जो है भारत के अंदर दी जाए। जब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुकुल सिस्टम की बात करता हूं, उसके अंदर क्या होता था, ईच स्टूडेंट टू स्टे टिल 25 ईयर्स ऑफ एज। हर एक स्टूडेंट को वहां पे अपने 25 साल की उम्र तक वहां पे रहना है। कहां पे? गुरुकुल के अंदर। एक गुरुकुल सिस्टम होगा, उस गुरुकुल के अंदर बच्चे को जो है उसकी 1, 2, 3 साल की उम्र में छोड़ दिया जाएगा, 3-4 साल की उम्र में, और उसके बाद 3-4 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक उस बच्चे को वहीं पे रहना है। वहीं पे उसको सब कुछ सिखाया जाएगा, वेदास की नॉलेज दी जाएगी, एग्रीकल्चर की नॉलेज दी जाएगी, और भी कई सारी नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद टॉट अर्थमेटिक, वहां पे उसको अर्थमेटिक पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाई जाएगी, वेदास पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, हिंदुस्तान का पुराना कल्चर पढ़ाया जाएगा। तो ये सब वहां पे उसको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ गुरुकुल सिस्टम के अंदर सबसे खास बात ये थी कि वहां पे वुमेन्स और मेंस को इक्वली ट्रीट किया जाता था। ये वुमेन के लिए भी था और मेंस के लिए भी था, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी जेंडर के आधार पे। तो ये था एजुकेशन सिस्टम स्वामी दयानंद सरस्वती का। उसके बाद सेकंड उनका इसके अंदर आता है प्ली फॉर स्टेटस ऑफ हिंदू वुमेन। इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त जो वुमेन्स थी ना, उनकी कंडीशन बड़ी वॉस थी। वुमेन्स के पास एजुकेशन नहीं थी, वुमेन्स को सती कर दिया जाता था, वुमेन्स को जो है चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता था, वुमेन्स को जो है डाउरी सिस्टम वहां पे था। तो इस तरह से वुमेन्स की कंडीशन बड़ी वॉस थी। तो उस वक्त जो है वुमेन्स का लोअर स्टेटस था, उनको चार दीवारी के अंदर रहना है, मर्द की डोमिनेंस चलती थी वुमेन के ऊपर। तो वुमेन्स की हालत बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, बिल्कुल वॉस थी। तो वो कहते हैं कि ऐसा पहले से नहीं था, ऐसी हालत वुमेन्स की पहले से नहीं थी। हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर वुमेन्स ब्रेव हुआ करती थी, इंटेलिजेंट हुआ करती थी, वुमेन्स की कंडीशन वैसी नहीं थी। तो वो वुमेन्स के स्टेटस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वुमेन्स का स्टेटस जो है वो हाई अपग्रेड होना चाहिए, वुमेन्स को जो है इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर। उसके बाद वो थर्ड इसके अंदर बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज।
वो कहते हैं कि हिंदी को जो है एज ए मीडियम ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे बनाना चाहिए। हिंदी जो है वो हिंदुस्तानी के लिए बेहतर रहेगी। हिंदुस्तानी अपने आप को जो है वो हिंदी में ही एक्सप्रेस कर पाएंगे, हिंदी उनके लिए जो है मोस्ट सूटेबल रहेगी, और इंग्लिश में वो अपने आप को ना ही एक्सप्रेस कर पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। उसके बाद चौथा वो इसके अंदर बात करते हैं रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम। जैसे कि उस वक्त काफी रिजिड कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम के तहत अनटचेबिलिटी होती थी, कास्ट सिस्टम जो है हेरिडिटरी हो गया था। तो जब मैं कास्ट सिस्टम की बात करता हूँ, वो इसके अंदर पहले तो वर्ण आश्रम धर्म को सपोर्ट करते हैं। वर्ण आश्रम धर्म को सपोर्ट करने का मतलब है कि वो 4 वर्णास को सपोर्ट कर रहे हैं, 4 आश्रम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 4 वर्णास का मतलब हो गया कि जो आपका प्रोफेशन होगा, जो आप काम करेंगे, उसी हिसाब से आपको एक वरना दे दिया जाएगा। अगर आप नॉलेज का काम कर रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। अगर आप लड़ रहे हैं, अगर आप रूल कर रहे हैं, आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको वैश्य कहा जाएगा। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूर है, आपको शूद्र कहा जाएगा। लेकिन अगर शूद्र का बेटा पढ़ने लिखने का काम करता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। ये नहीं होगा कि दलित के घर पैदा हुआ उसको भी दलित कहा जाएगा। ये जो बनना सिस्टम था ना, ये हाईली प्रोफेशनल था। जो आपका प्रोफेशन होगा वही आपका बनना होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो है हेरिडिटरी हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो शूद्रों वाले काम करे। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था। वो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद वाले सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि वो रिजिड हो गया, हेरिडिटरी हो गया। और साथ ही साथ वो 4 आश्रम्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी लाइफ के जो है वो 25-25 साल की स्टेजेस होंगी। सबसे पहले आप ब्रह्मचार्य होंगे, उसके बाद गृहस्था होगा, उसके बाद बनस्प्रष्टा होगा, संन्यासा होगा। ब्रह्मचार्य के अंदर सबसे आपके पहले 25 साल जो है उम्र के, उसके अंदर आप पढ़ेंगे लिखेंगे। उसके बाद आप अगले 25 साल जो है फैमिली वगैरह देखेंगे। उसके अगले 25 साल जो है फैमिली से अलग होने की कोशिश करेंगे, और अगले 25 साल जो है वो संन्यास ले लेंगे। तो इन सिस्टम को वो फॉलो करते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो आज का कास्ट सिस्टम है, जो 18वीं शताब्दी का कास्ट सिस्टम है, और जो कास्ट सिस्टम रिजिड है, जो कास्ट सिस्टम जो है जिसके तहत डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो ये नहीं है। इसकी जो है डिस्टॉर्शन फॉर्म है, इसकी जो है वो एक बिगड़ी हुई फॉर्म है। इसको गलत इंटरप्रेट किया गया है, इस सिस्टम को गलत जो है फॉलो किया गया है। इस सिस्टम को जो है वो हेरिडिटरी बना दिया गया। पास्ट में ऐसा नहीं था, वो पास्ट में ऐसा नहीं था। तो वो ये सब कहते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, ये सब कहते हैं वो जो हमारे समाज के अंदर अनटचेबिलिटी थी, कास्ट सिस्टम था, उसके बारे में। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करता था वो अलग था, ये वाला सिस्टम नहीं था जो आज है। उसके बाद 5th वो इसके अंदर बात करते हैं प्ली फॉर विडो रीमैरिज। उस वक्त क्या होता था, वो औरतें जिसका हस्बैंड मर जाता था, उसको जो है दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी। समाज उसके खिलाफ होता था। समाज जो है एक औरत को दोबारा शादी नहीं करने देता था जिसका पति मर जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वुमेन के पास ये राइट है कि वो दोबारा शादी कर सके, अपनी लाइफ को दोबारा आसान बना सके, अच्छे से रह सके, अगर उसका पति मर जाए तो। क्योंकि एक वुमेन का पति मर जाएगा तो उसमें उसकी क्या गलती है, वो तो इसलिए उसकी दोबारा शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस टू हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया था ना, वो काफी रिच था कल्चर में और सिविलाइजेशन में। हमारा प्राचीन भारत, हमारा पुराना भारत, आज से 3000 साल पहले का भारत काफी ज्यादा रिच था कल्चर के अंदर। वहां पे सभी को इक्वालिटी थी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो इसकी बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हिस्ट्री को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि हम किस तरह से उस वक्त जो है वो अच्छे हुआ करते थे, उसके बाद जो है हम बुरे हो गए, तो हमें दोबारा उस चीज को अडॉप्ट करना है। तो ये सब आता है उनकी सोशल थॉट के अंदर। वो सोशल थॉट के अंदर इन सब चीजों की बात करते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे उनके पॉलिटिकल थॉट की। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के पॉलिटिकल आइडियाज को। हम देखेंगे कि उनके पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, उनकी पॉलिटिकल थॉट क्या थी। सबसे पहले वो बात करते हैं इसके अंदर स्वराज की। वो स्वराज का कंसेप्ट देते हैं पॉलिटिकल थॉट के अंदर। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब खुद राज करना, खुद अपने आप को जो है गवर्न करना है, अपनी सोसाइटी को गवर्न करना है। ऑन नेशनल गवर्नमेंट की बात करते थे वो, कि हमारे भारत की अपनी सरकार हो। स्वराज का मतलब यहाँ पे ये है कि उस वक्त हमारे समाज के अंदर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को भगा के, ब्रिटिशर्स को हमें रूल नहीं करने देना है, यहाँ पे हमें खुद रूल करना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्वराज, वी शुड रूल इट बाई अवर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ रूल होना चाहिए, यहाँ पे हमारी अपनी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वो इसके अंदर बात करते हैं
फेथ इन इनलाइटेंड मोनार्की, उनको एक मोनार्की के अंदर फेथ था, और खास करके इनलाइटेंड मोनार्की के अंदर वो इनलाइटेंड मोनार्की चाहते थे, उसके अंदर उनको काफी विश्वास था। इनलाइटेंड मोनार्की का क्या मतलब हुआ? मोनार्की होती है जहां पे किंग रूल करता है, राइट, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। इनलाइटेंड मोनार्की का मतलब हुआ एक इनलाइटेंड किंग रूल कर रहा है वहां पे जो सिस्टम है ना बड़ा बर्चुअस है, वहां पे बड़ा 22 पीपल रूल करते हैं, किंग जो है बड़ा आइडियल होता है और सब लोगों की जो है देखभाल की जाती है, सब लोगों को जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो एक आइडियल मोनार्की या फिर इनलाइटेंड मोनार्की होती है। इसके अंदर वो कहते हैं कि जो मोनार्की का इंस्टीट्यूशन है ना, ये मोनार्की की वाली गवर्नमेंट है, जो मोनार्की वाला सिस्टम है, इस सिस्टम से जो है ना नेशनल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगी, मतलब कि देश की तरक्की होगी, देश की प्रगति होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो राजा है इनलाइटेंड मोनार्की के अंदर, वो एक आइडियल क्षत्रिय होना चाहिए। मतलब आइडियल का मतलब क्या हुआ कि वो काफी वाइस होना चाहिए, वो काफी आइडियल होना चाहिए, काफी अच्छा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जो है काफी पैशनेट होना चाहिए, उसके बाद जो है पोलाइट होना चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं चूजन बाई 22 पीपल असेंबली। राजा को चुनेगा कौन, किंग को कौन चुनेगा? तो एक असेंबली बनेगी सुपीरियर लोगों की, 22 लोगों की, जो बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी एक ग्रुप बैठेगा, उनकी एक असेंबली बैठेगी और वो असेंबली डिसाइड करेगी कौन राजा होगा। और उसी के अंदर सुपीरियर एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी, जो क्षत्रिय है, जो आइडियल क्षत्रिय है, जो किंग होगा, उसको समाज के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि वो उनका सुपीरियर है। और उसके बाद वो कहते हैं किंग रेगुलरली कंट्रोल्ड बाय स्पिरिचुअल लीडर्स, जो किंग है वो भी स्पिरिचुअल लीडर्स के द्वारा रेगुलरली कंट्रोल किया जाएगा। जो किंग की स्टेट के अंदर ब्राह्मण्स होंगे, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे, तो वो भी कंट्रोल करेंगे किंग को, वो बताएंगे कि क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, धर्म क्या है, वेदास क्या है, धर्म क्या है, तो वो सब उसको बताएंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है फेथ इन डेमोक्रेसी। इनलाइटेंड मोनार्की के अंदर तो विश्वास वो रखते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि भारत के अंदर इनलाइटेंड मोनार्की कहां से काम करेगी, भारत के अंदर कहां से मोनार्की आएगी। इनलाइटेंड मोनार्की जो है उनका एक आइडियल थॉट था, वो थॉट जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या वो जो चाहते थे कि वैसा होना चाहिए, जो कि काफी मुश्किल था वैसा होना, लेकिन वो डेमोक्रेसी के अंदर भी विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि भारत जैसे देश को डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन जो है वो मोस्ट सूटेबल है। वो कहते हैं कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र भारत जैसे देश को जचता है, भारत जैसे समाज को, भारत जैसी सोसाइटी को, भारत जैसे नेशन को डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन सबसे बेटर सूटेबल है, डेमोक्रेसी भारत के अंदर होनी चाहिए, इसको यही जचती है। और वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है गवर्नमेंट अथॉरिटी 3 काउंसिल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो 3 काउंसिल्स के तहत जो है वो एक्सरसाइज होगी। मतलब कि एक गवर्नमेंट जो है वो 3 काउंसिल्स के हिसाब से रन करेगी। एक गवर्नमेंट के अंदर 3 काउंसिल्स होंगी। वो 3 काउंसिल्स कौन सी होंगी? उसके अंदर सबसे पहले होगी राजार्य सभा। राजार्य सभा का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। ये वो काउंसिल होगी जहां पे लॉज को इनेक्ट किया जाएगा, राइट, लॉज बनाए जाएंगे और उनकी इंप्लीमेंटेशन चेक हो की जाएगी, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सब इसके अंदर देखा जाएगा। और उसके बाद जो लोग इस काउंसिल में होंगे ना, वो लोग बड़े हाई कैरेक्टर के होंगे, बड़े वाइस लोग होंगे, काफी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, जो राजार्य सभा के अंदर होंगे। तो क्या होगा, गवर्नमेंट के अंदर 3 काउंसिल्स होंगी। 3 काउंसिल्स के अंदर सबसे पहले जो है वो राजार्य सभा होगी। राजार्य सभा का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। यहाँ पे लॉस को बनाया जाएगा, लॉस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनकी इंप्लीमेंटेशन को चेक किया जाएगा और जो लोग इस सभा के अंदर होंगे वो बड़े 22 और हाई कैरेक्टर के लोग होंगे। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है धर्मार्य सभा। धर्मार्य सभा का मतलब हो गया रिलीजियस काउंसिल। मतलब कि ये काउंसिल वो होगी जो रिलीजन के साथ डील करती है, रिलीजियस काउंसिल होगी। इसके अंदर जो है वो 22 ब्राह्मण्स होंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे। इसके अंदर वो लोग होंगे जो बड़े बड़े धार्मिक ज्ञानी हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आध्यात्मिक ज्ञानी हैं, ब्राह्मण्स हैं, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं। और टू कंट्रोल राजार्य सभा, ये लोग क्या करेंगे, धर्मार्य सभा क्या करेगी, राजार्य सभा को कंट्रोल करेगी। ये देखेंगे कि राजार्य सभा के अंदर जो लोग हैं वो गलत फैसले तो नहीं ले रहे हैं, वो कोई ऐसे लॉस तो नहीं बना रहे हैं जो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो सब उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे धर्मार्य सभा होगी। धर्मार्य सभा के अंदर जो है रिलीजियस लीडर्स होंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे, ब्राह्मण्स होंगे और वो ब्राह्मण्स
कंट्रोल करेंगे राजार्य सभा को। उसके बाद इसके अंदर आता है विद्यार्य सभा। विद्यार्य सभा का मतलब क्या हुआ, ये एक एजुकेशन काउंसिल होगी। एजुकेशन काउंसिल के अंदर क्या होगा, ये एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और एजुकेशन के अंदर ये देखेंगे कि कोई सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होगा। मतलब कि तीसरी सभा इनकी होगी विद्यार्य सभा। विद्यार्य सभा का मतलब हो गया एजुकेशन काउंसिल। इसके अंदर वो एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट करना है, किस तरह से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर किसी को ऊपर या नीचे तो नहीं समझा जा रहा, हर कोई बराबर होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। तो ये 3 सभाओं की वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि हर एक सभा को जो है वो किंग विल प्रिसाइड ओवर ईच काउंसिल। हर एक सभा को जो है किंग प्रिसाइड करेगा। किंग जो है वो हर सभा का हेड होगा। तो ये आता है उनका 3 काउंसिल्स के अंदर, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे। गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 3 काउंसिल्स बनेंगे। उसके बाद 5th इसके अंदर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है कि अथॉरिटी को, पावर को डिसेंट्रलाइज करना है। क्या होता है कि एक ही गुट के पास पूरी पावर ना रहे, एक ही आदमी के पास पूरी पावर ना रहे, पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मतलब हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पीएम मोदी के पास पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी पावर है, फिर स्टेट्स के पास पावर है, इस तरह से फिर विलेज पंचायत के पास पावर है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज के पास पावर है। तो पावर किस तरह से डिसेंट्रलाइज है, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी की बात वो भी करते हैं। वो कहते हैं कि पावर का ट्रांसफर करना है, पावर जो है एक ही हाथ में ना रहे, पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको जो है ट्रांसफर करना है विलेज लेवल तक। वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ना पावर रहे, बल्कि तुम्हें पावर को ट्रांसफर करना है लोकल लेवल्स पे। लोकल लेवल्स पे क्या आएगा, विलेज लेवल्स पे, विलेज लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके बाद 6th इसके अंदर आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी। जब वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि किंग विल अपॉइंट चीफ्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स टू फैसिलिटेट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि अलग अलग रैंक का चीफ अपॉइंट करेंगे विलेज लेवल्स पे किंग, और जो कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे। फिर से अगर मैं कहूं तो राजा क्या करेगा, चीफ अपॉइंट करेगा अलग अलग रैंक के, ताकि विलेज लेवल्स पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। जैसे कि वो चीफ अपॉइंट करेगा एक विलेज का, पहले तो एक विलेज का एक चीफ होगा, उसके बाद 10 विलेज का एक चीफ होगा, 20 विलेज का एक चीफ होगा, 100 विलेजेस का एक चीफ होगा और 1000 विलेजेस का एक चीफ होगा। क्या होगा, सबसे पहले तो एक गांव का एक प्रधान होगा, उसके बाद 10 गांव का एक प्रधान होगा, उसके बाद 20 गांव का एक प्रधान होगा, उसके बाद 100 गांव का एक प्रधान होगा, उसके बाद 1000 गांव का एक प्रधान होगा। तो जो एक गांव का चीफ है उससे जो है 10 गांव का जो चीफ है वो सुपीरियर होगा, उसके पास ज्यादा पावर होगी। उसी तरह 20 गांव का चीफ जो है उससे सुपीरियर, 100 गांव का चीफ जो है उससे सुपीरियर और 1000 गांव का चीफ जो है उससे सुपीरियर। तो इस तरह से वो बात करते हैं कि पहले तो आपको एक गांव का प्रधान बनाना है, एक गांव का चीफ अपॉइंट करना है, फिर 10 का करना है, फिर 20 का, फिर 100 का और फिर 1000 का। इसी तरह से वो कहते हैं ईच चीफ विल इन्फॉर्म अकेंस ऑफ क्राइम टू हायर चीफ। वो कहते हैं कि अगर विलेज लेवल पे कोई क्राइम हो जाता है ना, कोई अगर जुर्म हो जाता है, तो ये जो चीफ है एक विलेज का, वो 10 विलेज के चीफ को ये इन्फॉर्म करेगा। 10 विलेज का चीफ जो है वो 20 विलेज के चीफ को इन्फॉर्म करेगा, 20 विलेज का चीफ जो है वो 100 विलेज के चीफ को इन्फॉर्म करेगा और 100 विलेज का चीफ जो है वो 1000 विलेज के चीफ को इन्फॉर्म करेगा। और इसी तरह से ये चीफ जो है वो किंग को इन्फॉर्म करेगा। तो वो इसी तरह से कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आर केसेस रीच टू किंग, सारे केसेस, सारे क्राइम्स जो है वो राजा तक पहुंच जाएंगे इन चीफ्स के थ्रू। तो ये एक सिस्टम डेवलप करते हैं वो। उसके बाद वो 7th इसके अंदर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेट की। वो कहते हैं कि स्टेट फंक्शंस क्या करेगी। तो जब वो फंक्शन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट का क्या रोल रहेगा, स्टेट काम क्या करेगी, तो उसके अंदर वो स्टेट को कहते हैं कि वो एक वेलफेयर स्टेट होगी। वेलफेयर स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टेट सिर्फ पुलिस का काम नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नहीं करेगी, बल्कि स्टेट जो है वो वेलफेयर का काम भी करेगी। सिटीजन्स की वेलफेयर का काम भी स्टेट करेगी, जिसके अंदर आता है कि इकोनॉमिक कंडीशन सुधरनी चाहिए लोगों की, राइट। उनके जो आर्थिक मामले हैं उनको इम्प्रूव करना है। उसके बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो है आपको इम्प्रूव करना है, मतलब कि लोगों को रोजगार देना है। उसके बाद इसके अंदर आता है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स,
लोगों का मोराल जो है आपको वो उसको डेवलप करना है, लोगों के एथिक्स को डेवलप करना है। उसी के बाद इसके अंदर आता है कि आपको गरीबों की भी मदद करनी है, आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलानी है। तो ये सब वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के लिए स्टेट को जो है काम करना है। उसके बाद इसके अंदर आता है फेथ इन स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी होता है जो हिंदुस्तान में बना हुआ है। आपको जो है वो हिंदुस्तान में बने हुए चीजों का यूज करना है। वो कहते हैं आपको मेड इन इंडिया का यूज करना है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पीएम मोदी मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये बात किसने की थी बहुत पहले? तो ये बात जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी की थी बहुत देर पहले। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है ना, हिंदुस्तान का बना हुआ आपको इस्तेमाल करना है, कपड़े हिंदुस्तान के बने हुए पहनने हैं, खाना आपको हिंदुस्तान का बना हुआ खाना है। तो इस तरह से वो मेड इन इंडिया की बात करते हैं। उसके बाद वो अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा का मतलब हो गया जो गांधी जी ने कंसेप्ट दिया था, या फिर जो नॉन वायलेंस होती है, जिसके ऊपर गांधी जी भी बात करते हैं बाद में। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे पहले पैदा हुए, तो हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी ने दिया था। लेकिन गांधी जी जो कि अहिंसा के बहुत बड़े एडवोकेट माने जाते हैं, उसी चीज की जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती पहले बात कर चुके थे। वो कहते थे कि अहिंसा होनी चाहिए, मतलब आपको नॉन वायलेंस करनी है, आपको किसी के साथ वायलेंस नहीं करनी है, आपको जो है किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, आराम से रहना है। उसके बाद वो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे अगर आप आज की बात करो ना, अगर आज के आप बेस्ट की बात करो, जो बेस्ट का सेकुलरिज्म है ना, वहां पे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को तुम मजहब से बिल्कुल अलग कर दो। पूरी दुनिया में आज कहा जाता है कि मजहब को और पॉलिटिक्स को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि मजहब के आधार पे जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, या फिर मजहब को और राजनीति को आपको आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज का जो रिलेशनशिप है ना और मजहब और राजनीति का, वो बड़ा एक अलग सा रिलेशनशिप हो गया है। उस रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो वोट हासिल किए जाते हैं, कम्युनलाइजेशन होती है, पोलराइजेशन होती है। लेकिन वो किसी अलग चीज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। क्योंकि अगर लीजन के हिसाब से पॉलिटिक्स को चलाया जाएगा, धर्मा के हिसाब से जो वेदास के अंदर लिखा गया है, जो लीजन के अंदर लिखा गया है, अगर राजा लीजन के हिसाब से चलेगा तो काफी अच्छा काम होगा, काफी अच्छा काम होगा पूरे समाज के अंदर। लोग जो है वो पाप नहीं करेंगे, लोग जो है पुण्य करेंगे, और जिससे जो है पूरी सोसाइटी जो है वो सोसाइटी का भला होगा। तो इस तरह से वो सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज की अपनी बात करते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस कर लिया है। हमने जान लिया है कि उनके सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे। जब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करता हूं तो उन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। हमारा समाज जो बहुत सारी इवल्स के अंदर, बुराइयों के अंदर जकड़ा हुआ था, बहुत सारी अलग अलग गलत प्रैक्टिसेस जहाँ पे फॉलो की जाती थी। रिलीजन के अंदर काफ़ी गलत प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, रिलीजन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता था। यहाँ पे सती सिस्टम था, वुमेन्स की कंडीशन बड़ी डेरोगेटरी थी। तो ये जो सब बुराइयाँ थी, जो हमारा समाज जो बहुत सारी इवल्स में जकड़ा हुआ था, उन बुराइयों को खत्म करने का काम जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और उन्होंने एक तरह की मूवमेंट इनिशिएट की। उसके बाद उन्होंने आर्य समाज बनाया। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग रिफॉर्म करके हमारे समाज को, जो कि हमारा एक ऑर्थोडॉक्स समाज था, हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ समाज था, उसको मॉडर्नाइज या फिर उसको जो है वो एक नया समाज बनाने की कोशिश की। एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहाँ पे हर कोई बराबर होगा, जहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, हर किसी की कंडीशन इंप्रूव होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो एक हिंदुस्तान के समाज को एक नया दौर दिखाते हैं, नई दिशा में लेके जाते हैं। और उनका हमारे समाज की डेवलपमेंट के अंदर काफी ज्यादा योगदान रहा है। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए भी बाकी भी बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने हमारे समाज को चेंज करने की कोशिश की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद।